तो हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि इंक्लूसिव स्कूल को किस प्रकार से क्रिएट किया जाए या किस प्रकार से उसका निर्माण किया जाए कि सामान्य बच्चों के साथ में वह बच्चे भी शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ सकें जो बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से अब तक किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे, चाहे वो सामाजिक आर्थिक स्थिति रही हो, चाहे वो शारीरिक विकलांगता दिव्यांगता रही हो, या इकोनॉमिकल कंडीशन रही हो, या कुछ ज्योग्राफिकल इश्यूज की वजह से भी ये बातें आती हैं, या शैक्षिक स्थिति या आईक्यू या स्लो लर्नर या अन्य जो भी कोई डिजीज जिस भी कारण से अगर वो जो कारण रहे हों, अगर उन कारणों से अगर वो व्यक्ति शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रह गया तो उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा में समाहित करने का, जोड़ने का यह एक प्रयास है कि शिक्षा से कोई वंचित न रह जाए। स्पेशल और एजुकेशन, अगर देखिए इसमें अगर थोड़ा सा कभी कभी शब्द को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। विषय वस्तु समझ में आ जाए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शब्द अगर समझ में आ जाए तो विषय वस्तु को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। अगर देखा जाए तो शब्द ही कह रहा है कि मैं पिछले अभी बताया अभी आपको कि इंक्लूशन का मतलब समावेशन, मतलब जो पृथक रह गया या कोई पृथक वस्तु है उसको एक साथ मिला देना, एक साथ समाहित कर देना, योग कर देना, जोड़ कर देना। सामान्य कक्षा है, सामान्य विद्यार्थी है, एक वर्ग ऐसा भी है जो सामान्य कक्षा में सामान्य विद्यार्थियों के साथ में सामान्य विद्यालय में एडजस्ट नहीं हो पाया था, उसको एक साथ मिला देना, ये हो गया समावेशन। और विशिष्ट, दो शब्द, एक हो गया विशिष्ट और एक हो गया एजुकेशन। तो विशिष्ट शब्द ही ये बताता है कि व्यक्ति सामान्य से अलग है, सामान्य से भिन्न है। अब ये वीडियो जो आपको एक लर्निंग में आपको जो भी एक सहायता ये देगी, तो सभी बच्चों की भी अलग अलग कैपेसिटी होती समझने की। जो एक बार सुन गया या थोड़ा बहुत जानता है या उनको उस प्रकार का इन्वायरमेंट मिला हुआ है। तो जैसे कि अब यहाँ पे जैसे कि जो मैंने बताया था कि एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट जो कल्चर होता है, तो जो लोग सीबीएसई आईसीएसई बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं या जो लोग एक शैक्षिक इन्वायरमेंट उनके आसपास पढ़े हुए लोग, उनके घर परिवार के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हों या एक उस सोसाइटी में रहते हों, तो वहाँ पे निश्चित रूप से वो बच्चे उन विषय वस्तु कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक बार गुजर गई होती है, तो इसलिए उनको समझने में बहुत जल्दी विषय वस्तु को पकड़ लेते हैं। लेकिन ठीक उसी समय एक विद्यार्थी वैसा भी होता है कि जिसको वह विषय वस्तु फर्स्ट टाइम उसके सामने आती है तो उसको समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये इन दोनों में ये अंतर को समझना होगा। इसको इंक्लूसिव या स्पेशल की श्रेणी में नहीं लेंगे, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो स्पेशल का मतलब है कि जो सामान्य से किसी न किसी रूप में थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम या कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेस, एक्स्ट्रा टाइम या जो भी कुछ थोड़ा सा जरूरत रखता है वो कहीं ना कहीं स्पेशल है। और एजुकेशन मनुष्य के, बालक के, विद्यार्थी के जो अंदर पहले से जो विद्यमान, जो उसकी नैसर्गिक, जो नेचुरल उसकी एबिलिटी है, जो उसकी नेचुरल कैपेसिटी है, जो उसका नेचुरल टैलेंट है, वह उसको निकाल दे, उसको उस योग्य बना दे, उसमें उसको उससे परिचित करा दे,
और उससे उसमें वो स्किल्ड हो जाए, उसमें सीख जाए, उस व्यवस्था को हम शिक्षा कह सकते हैं। शिक्षा कोई जीविकोपार्जन या केवल डिग्री तक इसको सीमित न रखा जाए। वो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ हो सकता है, व्यापक अर्थों में काफी इसकी काफी ब्रॉड एरिया है, काफी इसके ब्रॉड डायमेंशंस हैं, जिसमें उसको संदर्भों में समझा जाता है कि हम किस संदर्भ में समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विशिष्ट शिक्षा में शिक्षा के वे सभी पक्ष शामिल होते हैं जिन्हें विशिष्ट बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब एक यहाँ पे नया शब्द है विशिष्ट बालक, जबकि आपके पाठ्यक्रम में फर्स्ट ईयर में इस बात को आप लोग ठीक ठीक से पढ़े हैं, पूरी एक चैप्टर ही है, आपकी यूनिट ही है कि विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक कौन है? सामान्यतः आप लोग ये पढ़े होंगे कि विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य बालक जिनकी आईक्यू 90 या जो आसपास की जो आईक्यू या 90 जो उसकी औसत आयु मानी जाती है, उससे ऊपर या उससे नीचे। ऊपर का मतलब 100 से ज़्यादा ऊपर हो गया और ये 80 से ज़्यादा नीचे हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आने लगेगा। बहुत बालक सृजनात्मक है, वो भी बालक विशिष्ट की श्रेणी में आएगा। कोई बालक बहुत स्लो लर्नर है, वो भी विशिष्ट की श्रेणी में आएगा। यदि किसी बालक के अंदर कोई डिसेबिलिटीज है तो वो भी इसके विशिष्ट के अंतर्गत आएगा। यदि वो बहुत ज़्यादा, जिसको गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, जिसको गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं, जिनकी आईक्यू लगभग 140 के आसपास जाने लगती है या इससे ऊपर भी जाने लगती है, वह भी अपने आप में एक विशिष्ट है। और जिनकी आईक्यू 70 से भी नीचे होने लगी तो वो भी अपने आप में विशिष्ट है। आर्थिक स्थिति से कमजोर है, सामाजिक स्थिति से कमजोर है, गरीब हो गया, दलित की परिभाषा पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें यह है, दलित है, क्योंकि वो शिक्षा के अधिकार से वंचित रहा है, वो शिक्षा की मुख्य धारा में बहुत लेट जुड़ा है। तो जो व्यक्ति जितना पहले जुड़ा है उसकी लर्निंग तो ज्यादा होगी ना, और जो व्यक्ति जितना लेट जुड़ेगा उसकी लर्निंग कम होगी, तो वो भी विशिष्ट है। वंचित, अभी भी कहने के लिए हमारी शिक्षा बढ़ी है, लगभग 78 के दायरे को हम लोग क्रॉस कर गए हैं। 74 का दायरा वो बहुत पुराना है। कुछ लोग अभी आंकड़े दे रहे हैं कि 74 को हम लोग साक्षरता बढ़ी है, लेकिन वो साक्षरता की दर 78 को क्रॉस कर गई है। लेकिन अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं, वर्ग तो कहना उचित नहीं जान पड़ेगा, लेकिन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा ने दस्तक बहुत देर से दी है, बहुत लेट से दी है। तो वो व्यक्ति भी जब शिक्षा की मुख्य धारा में अभी जुड़ा है, तो वह भी अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि उसके लिए जितने ज्ञान विज्ञान का ये जो हुआ है, उसके उस दायरे तक ना वो पहुंचा है, ना वो उसके दरवाजे तक उसको दस्तक दी है। तो कहीं ना कहीं वह भी अपने आप में विशिष्ट है। विशिष्टता के और भी प्रकार हो सकते हैं, जैसे जैसे समय आएगा हम लोग उस पर चर्चा करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा बहुत इस बात को जो समझे हैं कि विशिष्ट बालक कौन है। लेकिन सामान्यतः हम लोग यहाँ पे ये समझे कि सामान्य बालकों से हटकर किसी भी रूप में यदि वह कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत रखता है, वह अपने आप में विशिष्ट है। एक्स्ट्रा रिसोर्स मांगता है, एक्स्ट्रा समय मांगता है, एक्स्ट्रा ऊर्जा दूसरे का या अपना वो व्यय करता है या किसी प्रकार से, तो वो कहीं ना कहीं वो विशिष्ट है। तो इसमें और कौन, जैसे कि इसको थोड़ा सा और समझाया जाए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि देखिए विकलांगता और दिव्यांगता, ये वर्तमान प्रधानमंत्री ने भले इसको दिव्यांगता अभी लिया, लेकिन परिभाषा में इसको हम प्रयुक्त नहीं करेंगे।
परिभाषा में शब्द विकलांग ही रहेगा। दिव्यांगता जब हमारी एक्सप्लेनेशन होगी, जब हम अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे, तो हम वहां पे इस बात को प्रयोग करेंगे दिव्यांग। तो जैसे कौन कौन से इसमें बालक आ जाएंगे विशिष्ट में, कि जैसे कोई बालक दिव्यांग है, कोई बालक मंद बुद्धि का है, कोई बालक प्रतिभाशाली है, हैंडीकैप्टेड, मेंटली रिटार्टेड, गिफ्टेड एंड डिसएडवांटेज बच्चे जो होते हैं, ये सब विशिष्ट की श्रेणी में आएंगे। इन विधियों को आमतौर पर औसत बच्चों, एवरेज चिल्ड्रन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। अगर देखा जाए तो कई देशों में, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में विशिष्ट शिक्षा के लिए आवासीय स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय है विशेष रूप से डिजाइन किया गया अनुदेशन जो विशिष्ट बच्चों की असामान्य आवश्यकताओं को पूरा करता हो। अर्थात थोड़ा इसको रोक के जरा मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोग इस बात को, अगर इसको समझ गए हों, तो आप लोग पाठ्यक्रम में एक विषय वस्तु आई होगी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन सामान्य अनुदेशन से या सामान्य औपचारिक शिक्षा से वो अलग है। क्यों? क्योंकि वो अलग से डिजाइन किया गया है, उस पर बहुत एक अलग तरीके से उसको फ्रेमवर्क किया गया है कि जो व्यक्ति आई टू आई कांटेक्ट में, टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, विद्यालय की मुख्य धारा के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, वह भी उसी प्रकार सीख पाए जिस प्रकार से औपचारिक शिक्षा वाले सीखते हैं, के लिए वो फ्रेम किया गया है, वो डिजाइन किया गया है, इसलिए वो अभिक्रमित है। ठीक उसी प्रकार से जो विकसित देश हुए, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, अन्य और कई देशों में है, तो वहां पे स्पेशल दोनों क्रिएट किया गया। स्पेशल स्कूल भी क्रिएट किए गए, क्योंकि सामान्य स्कूल का इन्वायरमेंट उनको सीखने के लिए वह वातावरण का सृजन नहीं कर पाता है कि उस वातावरण में वो सीख जाए। तो उनके लिए एक अलग से विद्यालय बनाए गए। आप लोगों ने देखा होगा कि मूक बधिर विद्यालय, ऐसे स्कूल होते हैं। आप लोगों ने भी, रांची में भी है, पिछली बैच में एक बच्चा था, वो वहाँ पे ट्रेनिंग देने जाता था, तो वो बताता था। अगर आप देखें तो जो एक आध्यात्मिक पुरुष हैं जो बलभद्राचार्य, तो उन्होंने भी एक ऐसी विद्यालय का निर्माण किया है, जगत गुरु बलभद्राचार्य मूक बधिर विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। तो अगर इसमें एक और विश्वविद्यालय है जो लखनऊ वाले रूट पे है, वो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, तो उस वहाँ पे, अगर वहाँ पे हम लोग उसको देखें व्यवस्थाओं में, तो वहाँ पे एक अलग तरीके से स्कूल भी होते हैं, अलग तरीके से पाठ्यक्रम भी होते हैं, क्योंकि सामान्य पाठ्यक्रम उनके लिए उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ स्पेशल डिमांड रखते हैं। तो स्पेशल डिमांड जनरल डिमांड से वो पूरी नहीं हो सकती है, तो उसके लिए अलग से विशेषज्ञ होते हैं, और वो विशेषज्ञ उस प्रकार की डिजाइन करते हैं कि उनके लिए कौन कौन से संसाधन उपयोग होंगे। मैं आगे जैसे जैसे एक एक बात को लेंगे तो एक लंबा समय आएगा, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी पर्टिकुलर एक चीज, एक दिव्यांगता को लेके हम लोग जब चर्चा करेंगे तो उस पर वो बातें फिर आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से ये बातें आती हैं। इसके अंतर्गत विशेष सामग्री, शिक्षण प्रविधियों, टीचिंग टेक्निक्स या अन्य यांत्रिक सुविधाएं, इक्विपमेंट्स, जैसे दृश्य असमर्थ बच्चों को बड़े बड़े अक्षरों वाली छपी हुई पुस्तकें चाहिए, जिन्हें ब्रेल कहते हैं,
स्पर्श करके, हाथों के अंगुलियों के सहारे से स्पर्श करके वो शब्दों को सीखते हैं। और श्रवण दोष वाले बच्चों को सुनने के लिए मशीनें चाहिए। जैसे कोई बच्चा कम सुन पाता तो देखे होंगे कान में एक मशीन आती है जो लोग लगाते हैं, एक शाइन भाषा में आती है। तो अलग अलग इस प्रकार से उन विद्यार्थियों को डिजाइन किया जाता है कि जिसकी क्या जरूरत है, उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार के ये डिजाइन फ्रेमवर्क किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर हम लोगों ने परिचर्चा की। और आने वाले दिनों में देखिए, ये बिल्कुल मैं बताया था कि शिक्षा में ये इनोवेशंस है। कि पहले ये ऐसी बात नहीं है, पहले भी ये विकलांग, दिव्यांग ये लोग होते थे, बालक होते थे, लेकिन उनको पृथक विद्यालय बनाए जाते थे। जो हम लोग बीएड जो कोर्स करते हैं, तो बीएड कोर्स जैसे कि हम लोग जो कोर्स किए हुए हैं, ये बीएड जनरल कोर्स है। इसमें बीएड स्पेशल कोर्स होता था। जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में इसका जब हम लोग बीएड 1 वर्षीय बीएड हुआ करता था, तो उसमें बीएड 2 वर्ष का होता था। और उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो मूक बधिर विद्यालयों में होती थी। कल्पना कीजिए कि जो कोई व्यक्ति अंधा हो, देख नहीं सकता है, हम उसको भी पढ़ाने का मतलब ये है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वह अपनी दिनचर्या को वो स्वावलंबी हो जाए, वह किसी के ऊपर आश्रित न रहे। यहां पे मेरा अर्थ इस पे नहीं कि वो मतलब वो उसको वो आर्थिक रूप से, पहले तो वो किसी के बोझ ना रहे, वो अपनी दिनचर्या और अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरतों को वो पूरा कर ले। उसको पहले ये प्रयास किया जाता है कि उस प्रकार की मुख्य धारा में वो शामिल हो जाए। तो इस प्रकार से जो स्पेशल होता था तो उनके लिए, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो वो बच्चे, भाई समाज का मतलब क्या हुआ? समाज का मतलब ये हो रहा है कि जहाँ पे विभिन्न प्रकार के रंग रूप, भाषा, आकृति, आकार, प्रकार, संदर्भ अलग अलग हो, सभी लोग जहाँ पे अलग अलग हो और वो एक साथ मिलके जब रहते हैं तो हम उसको समाज बोलते हैं। तो वो बच्चे जब निकलते थे तो फिर वहां पे समस्या होती थी। इसलिए ये प्रयास बाद में ये कॉन्सेप्ट आने लगी कि अब शिक्षा भी व्यापक हो गई है, संसाधन भी व्यापक हो गए, उद्देश्य भी व्यापक हो गए। तो फिर अलग अलग स्ट्रीम में न रख के कोशिश ये किया जाए कि जो बच्चे सीखने लायक हैं, जिन बच्चों को थोड़े से प्रशिक्षण एक्स्ट्रा समय देकर, अगर जिनको प्रशिक्षण देकर और उनको सिखाया जा सकता है, उन बच्चों को हम सामान्य विद्यालयों में उनको समाहित करके उनको उस प्रकार की शिक्षा और उस प्रकार से ट्रेंड कर दें कि धीरे धीरे वो भी समाज में एडजस्ट कर सके। शिक्षा का उद्देश्य ही है। तो इस प्रकार से ये जब संकल्पना जब ये आई तो फिर ये प्रयास किया जाने लगा कि जो बहुत ज़्यादा अगर उस श्रेणी में नहीं है, अगर उनकी दिव्यांगता का प्रतिशतता अगर कम है और वो अधिगम कर सकते हैं, तो उनको उस मुख्य धारा में रखा जाए, मुख्य धारा में। और जो बहुत ज़्यादा जिनको आवश्यकता है, जिनको नहीं रखा जा सकता, जो स्पेशल मांग रखते हैं, उनके लिए अलग पृथक विद्यालय की अभी भी संकल्पना है। उस संकल्पना को वो भी चलता रहे, जिससे कि आगे चल के समाज में एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। किसी प्रकार की सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और फिर आगे चल के यही समाज अगर इस प्रकार के अगर विचार बनते रहेंगे तो आगे चल के समाज वो स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं होता, फिर वो समाज टूटने लगता है। और इस प्रकार के विचार लगभग अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संकल्पना को हम लोग समझे कि भाई जो बालक किसी न किसी रूप में, किसी न किसी डिजीज से ग्रसित हो गए,
ये जरूरी नहीं कि बाई बर्थ हो, ये आफ्टर भी हो सकता है, ये बाद में हो सकता है कोई कारण हो गया हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया हो, कभी कभी एक्सीडेंट से भी ऐसी बातें हो जाती हैं। तो ये सभी बातें, लेकिन उनको ये कह के कि वो विकलांग हैं या इनको दिव्यांग हैं, इनको अलग कर दिया जाए, तो ये नहीं। इस प्रकार से ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट ये बना कि सबको एक साथ समाहित किया जाए और एक ऐसा विद्यालय का निर्माण किया जाए कि जिसमें सामान्य और विशिष्ट आवश्यकता के बच्चे एक साथ एक ही कक्षा कक्ष में, एक ही छत के नीचे, एक ही शिक्षक, उसी शिक्षक से, उसी विद्यार्थी से, सामान्य विद्यार्थी से अगर अध्ययन कर ले, इसी को हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में जानते समझते हैं। तो मैं ये आशा रखता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पर थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट बन गया होगा और थोड़ा बहुत आप लोग, मैंने कई से बिंदु दिए हैं जिस पे आप लोग विचार करें और उस विचार को आप लोग लिखिए। और जब भी कल या जब भी हमारी क्लास पढ़ेगी तो उस क्लास में आप उन बिंदुओं पर विषयवार परिचर्चा अपनी बातों को रखिए। मैं उसमें ये प्रयास रखूंगा कि जो भी संदर्भित विषय, संदर्भित पॉइंट आपको समझ में न आया, उसको मैं थोड़ा खुद भी समझने का प्रयास करूं और आप लोगों को भी अपनी तरफ से जो भी बन पड़ेगा वो देने का मैं प्रयास करूंगा। तो इसमें कभी कभी सिर्फ इतने में ही एक प्रश्न आता है कि, और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न किताबों में या किसी प्रकार की गाइड में ये आपको नहीं मिलेगी। और ये प्रश्न, सर्वाधिक प्रश्न अब आने लगे हैं कि एक शिक्षक के रूप में आप एक विद्यालय को इंक्लूसिव स्कूल में कैसे तब्दील करेंगे, कैसे उसका निर्माण करेंगे। लेकिन निर्माण में कई बार, शायद वो तो आपको तो पहला वीडियो था, आप लोगों को नहीं, फर्स्ट वाला बच्चों को मैंने बताया था कि निर्माण जो है वो एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया चरणबद्ध होती है। तो ये सीखनी पड़ेगी, ये जाननी पड़ेगी। इसमें आप लोगों के अपने अनुभव कार्य करेंगे तो आप लोग इसमें और भी डायमेंशंस को देखें। हमने 3 एरिया को हमने डिनोट किया है और उस पर मैंने बताया, आप लोग भी उस पर उसको नोट कीजिए, वीडियो को देखिए तो उसको नोट कीजिए और फिर आप उस पर देखिए कि आपने क्या सोचा। जितना ज़्यादा आप विचार करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। और शिक्षा का ये मतलब नहीं कि हम जो बातों को, कुछ परिभाषाओं को रट लिए और उसी परिभाषाओं को दे रहे हैं। हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आनी चाहिए जो हमारे लिए तो उपयोगी हो, लेकिन सर्वसाधारण के लिए भी वो उपयोगी हो। वही शिक्षा सार्थक भी है और उसी शिक्षा की आज जरूरत भी है। तो इसी के साथ मैं आज का जो ये ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल एड जो आप लोगों को जो ये उपलब्ध हो रही है, तो आज मैं यहाँ पर इसको मैं विराम देता हूँ और इसी वचनबद्धता के साथ कि अगली वीडियो में हम लोग पुनः आपके लिए कुछ सीखने योग्य बातों को लेकर मैं फिर उपस्थित रहूँगा और तब तक आप लोग इस पे पुनः विचार करेंगे और जो भी आप लोगों को समस्या तो संभवतः नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई समस्या आएगी तो वो आप लोग इस वीडियो में भी कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको प्रश्नों को डाल सकते हैं। हम लोग ज़्यादा कदा देखते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर वहाँ पे आपको वहाँ पे लिखित रूप में इसका उत्तर मिल जाएगा, समाधान हो जाएगा। और नहीं तो फिर आपका विकल्प पड़ता है अल्टरनेट, फिर आज वीडियो तो फिर अगला दिन क्लास पड़ेगा, उस क्लास में हम उन बातों को हम लोग समाधान कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।